ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड फूचिन को दिखाते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जिया को मेट के जरिए इस बारे में जैसे ही पता लगता है तो वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मर गया, यानी उसकी जो बिलियंस की प्रॉपर्टी है वो सब अब मुझे मिलेगी। ये सोचकर ही वो बहुत ही खुश होने लगती है। इतने में मेड उसे बताती है कि वो मरा नहीं है, बस उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाए उसे मिलने के लिए। तो फिर ये सुनकर जिया को अपसेट फील होता है। फिर वो जैसे यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है तो फूचिन की स्टेप सिस्टर लीना को देखती है, जो कि कह रही होती है कि भाई सच में पागल हो गए जो उन्होंने उस याओ के लिए सेकेंड ब्रदर से भी फाइट करे और साथ ही डैड को भी कार से हिट करने की कोशिश करे। तो ये सुनते ही जिया सोचती है कि याओ तो फूचिन की एक्स गर्लफ्रेंड है ना, जिसके साथ वो 3 साल से अभी भी प्यार में है और शादी वाले दिन से अभी तक वो सिर्फ उसकी फिक्र करता है, मेरी नहीं। तभी जैसी लीना जिया को देखती है तो उससे कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ तुम कितनी यूजलेस हो, भाई और तुम्हारी शादी हुए 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुम अपने हस्बैंड को संभाल नहीं पा रही हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो मैं तो नदी में कूदकर अपनी जान ले लेती। जिया सोचती है कि आखिर ऐसे बंदे में कौन ही इंटरेस्ट लेगा जो कि अपने डैड से तक झगड़ा कर रहा है और एकदम पागल वाली हरकत कर रहा है। मैं तो बस उसके पैसों में इंटरेस्टेड हूँ और कुछ भी नहीं। फिर इतने में डॉक्टर बाहर आता है और इन लोगों को गुड न्यूज़ देता है कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। फिर ये सुनते के साथ ही जिया तो खुश हो जाती है कि उसके महंगे बैग कपड़े वाली लाइफस्टाइल अभी भी चालू रहेगी। तभी इतने में याओ यहाँ पर आ जाती है और वो डॉक्टर से खुश होकर पूछने लगती है कि क्या अब मैं उससे मिलने जा सकती हूँ। तो डॉक्टर परमिशन दे देता है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और तभी इतने में जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे बताती है कि आज हम लोग बाहर चलेंगे और बहुत सारे मेल मॉडल्स खरीद के पार्टी करेंगे। जिया ये मैसेज पढ़ते ही खुश होकर जाने लगती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि अभी कंपनी में मुझे ज़रूरी काम है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मेरी जगह आप बॉस का ख्याल रख लेना। तो जिया कहती है कि याओ है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि लेकिन वो तो एक आउटसाइडर है ना, तो हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। फिर जिया को मानना पड़ता है और वो अपसेट होती है कि अब वो बाहर जाके मज़े नहीं कर पाएगी। फिर इसके बाद जिया जब चैन के वार्ड में होती है तभी याओ यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर जिया कहती है कि मैंने कौन सा तुम्हारा मुँह सिल के रखी हूँ, बोलो जो बोलना है। तो याओ कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने चैन से चालाकी से शादी करी हो सिर्फ उसके पैसे के लिए। तो जिया कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ मैं ही उसके साथ पैसों की वजह से हूँ और तुम उसके साथ पैसों की वजह से नहीं हो। तो याओ कहती है कि आखिर तुम मेरे प्यार को पैसे से कंपेयर कैसे कर सकती हो। मैं फूचेन से सच में प्यार करती हूँ और तुम अगर उससे डिवोर्स ले लो तो मैं उससे शादी करूँगी। तो जिया कहती है कि आखिर मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स क्यों दूँगी, वो इतना रिच है, हैंडसम है और उसके 8 पैक एप्स भी है। तो यह कहती है कि वैसे भी तुम उसके साथ शादी करके खुश हो नहीं, क्योंकि तुमने चालाकी से उसके साथ नाइट स्पेंड करके उसे फोर्स करी थी शादी करने के लिए, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट जो हो गई थी। लेकिन वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, तो क्यों ना उससे खुद ही तुम डिवोर्स ले लो। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम सब गलत कह रही हो। मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी करके बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, बल्कि उल्टा मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और वो मन में सोचती है कि आखिर इतने सारे पैसे खर्च करने को मिलते हैं तो इसके जैसी बहुत सारी याओ भी आ जाएगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याओ गुस्से में जिया से कहती है कि देखना तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर जिया यहाँ पर चैन को देखते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हें किसने बोला था इतना हैंडसम होने के लिए। अब तुम बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरी रिच वुमेन वाली लाइफ तुम पर ही डिपेंड है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिया मज़े में चैन के पास बैठकर खाना एंजॉय कर रही होती है। इतने में उसे होश आ जाता है तो वो जल्दी से खाने को छुपाती है और एक्टिंग करने लगती है कि हस्बैंड फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी और तुम्हारी फिक्र में मैंने कुछ खाई पी भी नहीं। तो फिर ये कहता है कि पहले तुम अपने लिप्स पे लगा हुआ सॉस साफ़ कर लो। तो फिर जिया जल्दी से अपना मुंह साफ़ करती है। फिर चैन उसे पानी देने के लिए बोलता है तो जिया जल्दी से उसे ग्लास में पानी निकाल कर देने लगती है। तो ये कहता है कि मैं अपने हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ, तुम जाके डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। तो जिया कहती है कि रुको। फिर वो जल्दी से जाती है और वापस से उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कोई दिल की बीमारी थी पहले। तो चैन कहता है कि फिर से तुमने कुछ और बकवास बात करी तो मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दूंगा। तो फिर जिया मन में सोचती है कि मैं एक तो उल्टा इसकी फिक्र कर रही हूँ, ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। फिर वो इससे बताने लगती है कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी स्पाइनल नर्व डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी तुम चल नहीं पाओगे। लेकिन फिक्र मत करो, आज के टाइम पर मेडिसिन बहुत ही एडवांस हो गई है, मेडिसिन लेकर तुम धीरे धीरे ज़रूर ठीक हो जाओगे और एक दिन चल भी पाओगे। तो चैन कहता है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पर डॉक्टर को बुलाओ। तो फिर जिया गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी बातों को बकवास कह रहे हो, ये लो अपनी मेडिकल रिपोर्ट खुद ही पढ़ लो। और फिर वो उसी के ऊपर रख देती है और
कहती है कि अरे हाँ, तुम तो हिल भी नहीं पा रहे हो तो तुम क्या ही पढ़ोगे, ऐसा बोलकर फिर उसे चिढ़ाने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर चैन से मिलने के लिए उसकी स्टेप मदर और उसका स्टेप ब्रदर आया होता है। उसका स्टेप ब्रदर हान कहने लगता है कि भाई क्या हुआ है, तुम तो पैरालाइज्ड हो चुके हो। फिर यहाँ पर उसकी स्टेप मदर बताने लगती है कि अब तुम्हें कंपनी के सीईओ के पोजीशन से निकाला जा रहा है। ये सुनते के साथ ही चैन कहता है कि आप होती कौन है मुझे कंपनी के सीईओ की पोजीशन से निकालने वाली। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे डैड अभी भी कंपनी के चेयरमैन हैं और ये उनका डिसीजन है। ये सुनते के साथ ही जिया शॉक होती है कि चल क्या रहा है। तो फिर स्टेप ब्रदर कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ। आपके प्यारे हस्बैंड यानी कि मेरे भाई ने मेरे डैड को कार से हिट करे और डैड अभी भी ऑपरेशन रूम में और उन्हें आज जाकर होश आया है। और होश आते के साथ ही डैड ने भाई को सीईओ की पोजीशन से हटा दिए और साथ ही साथ वो भाई के साथ डैड और बेटे वाला रिलेशन भी कट करने वाले। फिर स्टेप मदर कहने लगती है कि चैन देखो, अब वैसे भी तुम कोई काम के नहीं हो, तुम एक वेस्ट बन चुके हो, तो कंपनी के फ्यूचर के लिए क्यों ना तुम खुद ही अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम हट नहीं वाले हो। तो चैन गुस्से में कहता है कि जिया इन्हें अभी थप्पड़ मार के यहाँ से बाहर निकालो। तो जिया सोचती है कि ये बोल क्या रहा है, मैं इसकी मदर को यहाँ थप्पड़ मार के बाहर निकालूं, एक डॉटर इन लॉ होने के नाते मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हान कहने लगता है कि तुमने अपने आप को समझे क्या हुए, डैड ने अब तुमसे सब कुछ छीन लिए और अब तुम बेकार बन चुके हो और कोई काम के नहीं हो। तो तुमने सोचा भी है कि तुम अगर किसी को मारोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से उठा पाओगे। जिया सुनकर शॉक होती है कि क्या ये बेकार हो चुका है। फिर वो मन में सोचती है कि मेरे डिज़ाइनर बैग्स, ज्वेलरी और वो विला अब सब मुझसे छीना जाएगा। यही सब सोचकर जिया यहाँ पर बेहोश होने लगती है और फिर यहाँ से चैन की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर चला जाता है। और फिर जिया यहाँ चैन के पास बैठकर सोच रही होती है कि वो सीईओ जो कि रिच सीईओ की लिस्ट में आया करता था, वो अब एक गरीब आदमी बन चुका है जो कि पैरालाइज्ड है। तो फिर इसकी वाइफ होने के नाते अब मेरा भी कितना नुकसान है। फिर वो इसे मनाने लगती है कि हस्बैंड क्यों ना तुम अपने डैड से माफ़ी मांग लो, फिर वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि अब मेरी वजह से तुम भी सफ़र करने वाली हो। फिर जिया इस बारे में सोचने लगती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जिया ने चैन को ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी और फिर उसकी वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल करके पैसे ली थी। और फिर उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसने सभी के सामने कंपनी में उसकी बेइज्जती करी थी कि वो उसे प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ रहा है। तो इस वजह से फिर चैन को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जिया के साथ फोर्सली मैरिज सर्टिफिकेट लेना पड़ गया था और इस तरीके से दोनों की शादी हुई थी। फ्लैशबैक ख़त्म होते के साथ ही जिया यहाँ चैन की मदद करती है उसे व्हील चेयर पर बैठाने में और कहती है कि मेरे साथ ख़राब हुआ है तो तुम्हारे साथ भी तो हुआ है। अब जब तुम पैरालाइज्ड हो चुके हो और कोई काम के नहीं रहे तो इस बारे में याओ जानने के बाद तुमसे मिलने ही नहीं आई। वो तो तुम्हारी प्यारी सी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी ना, बेचारा तुम्हारा दिल, तुम्हारा तो सच्चा प्यार था ना, अब वो क्या हुआ उसका। वे कहता है कि तुम्हारा बोल के हो गया तो यहाँ से बाहर जाओ। जिया सोचती है कि बड़ा है एक्टिंग करने वाला, बस बर्दाश्त कर रहा है ये सब सारी चीज़ें। फिर वो इसे डायपर देने लगती है और कहती है कि जाओ इसे पहन लो, नहीं तो फिर तुम पैंट में ही टॉयलेट कर लोगे। तो फिर चैन को लेना ही पड़ता है और वो जब बाथरूम में जाता है तो जिया बाहर से उसे आवाज़ देती है कि क्या मैं अंदर आऊँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो फिर वो इसे चिल्लाता है। फिर इसके बाद जिया चैन को व्हील चेयर से लेकर जा रही होती है, तभी नर्स आकर उसे मेडिकल फीस की बिल देती है और कहती है कि उसे जल्द से जल्द बिल भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पेशेंट को डिस्चार्ज करवा के लेकर जाए। फिर जिया चैन से कहती है कि देखो मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम अपने डैड के सामने माफ़ी मांग लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने डैड के सामने सरेंडर नहीं करने वाला। डैड से माफ़ी मांगने से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊँ। तो जिया मन में सोचती है कि सच में कितना ज़िद्दी इंसान है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया चैन को लेकर नए घर में आ जाती है और वो ये घर देखते के साथ ही पूछता है कि क्या तुमने ये घर रेंट पर ली हो। तो जिया कहती है कि हाँ। हस्बैंड क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो फिर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, देखो ना दीवार भी कितनी गंदी सी है। तो जिया की फ्रेंड लूसी कहने लगती है कि तुमने कहाँ ऐसी गरीबी वाली लाइफ जी होंगे, तुम तो बड़े अमीर थे, लेकिन अब यहाँ की भी लाइफ एक्सपीरियंस कर लो कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। फिर चैन कुछ नहीं कहता और वो एक रूम में चला जाता है। तो लूसी यहाँ जिया से कहने लगती है कि सच में इसकी फैमिली कितनी ज़्यादा हार्टलेस है, इन लोगों ने तुम्हें रहने के लिए घर भी नहीं दिए। तो जिया कहती है कि सिर्फ हार्टलेस ही नहीं बल्कि बहुत ही बुरे भी हैं। हॉस्पिटल में वो लोग सिर्फ एक ही बार फॉर्चून से मिलने के लिए आए, वो भी ये बोलने के लिए कि वो लोग उसे कंपनी की सीईओ की पोजीशन से हटा रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने हमसे वो विला भी छीन लिए। सच में वो लोग बहुत ही क्रूएल है। तो लूसी कहती है कि ये बताओ कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स कब लेने वाली हो।
ये सुनने के साथ ही जिया शॉक होती है कि डिवोर्स। तभी हम देखते हैं कि चैन ये सारी बातें सुन रहा होता है। लूसी कहती है कि ऑफ कोर्स, देखो अब तुम्हारा हस्बैंड तो डिसेबल भी हो चुका है और साथ ही साथ बैंकरप्ट भी है। अगर इसके साथ रहोगी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम तो अभी भी यंग और ब्यूटीफुल हो, तुम्हें अभी भी एक रिच हस्बैंड मिल सकता है। तो जिया कहती है कि ज़ोर से मत बोलो। लूसी कहती है कि अच्छी बात है ना अगर वो सुन ले तो फिर जिया जल्दी से जाकर चैन के रूम का दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि क्या अभी तुम डिवोर्स के बारे में बोलना बंद करोगी? अभी मेरे पास ये सब का टाइम नहीं है, इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। चैन ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि चैन जब सो रहा होता है तो यहाँ पर जिया अचानक से उसके पैर को टच करने लगती है। तो वो जाग जाता है और पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तो फिर जिया उसे दिखाने लगती है कि मैं तुम्हारे पैर के नीचे इसे रखने के लिए लेकर आई हूँ, नहीं तो तुम्हारा पैर बार बार गिरेगा ना। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इसे रखने से तुम्हारे पैर को आराम मिलेगा, और वैसे क्या तुम्हें डायपर की भी ज़रूरत है? तो फिर ये गुस्सा हो जाता है कि क्या तुमने मुझे 3 साल का बच्चा समझी हुई हो जो बेड गीला करता है। जिया कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें रिमाइंड कर चुकी हूँ, अगर बेड को गीला करे ना तो फिर तुम बेडशीट को खुद ही धुलोगे, मैं नहीं जानती। और वो इसे चिढ़ाकर चली जाती है। फिर अगले दिन जिया जब यहाँ किचन में काम कर रही होती है तो उसे गिरने की आवाज़ आती है। तो वो जाकर देखती है कि फूचिंग यहाँ ज़मीन में गिर गया है। फिर ये उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है। तो ये कहता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम मेरा हाथ भी तोड़ दोगी। तो फिर वो दूर होती है और ये उसे बताता है कि मेरी कमर पकड़ के मुझे उठाओ। फिर जिया उसे उठा के व्हीलचेयर पे बैठा देती है और देखती है कि गिरते टाइम पर गलती से उसका लीकेज हुआ है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? देखो कोई बात नहीं, अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। वो उसे इनकरेज करने लग जाती है कि ये चीज़ नॉर्मल है और धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाएगा तो ये सब नहीं होगा। पर चैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जिया को बाहर जाने के लिए बोल रहा होता है। तो जिया कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, अगर मैं बाहर गई और तुम फिर से गिर गए तो तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर आ जाएगा और फिर तुम्हारी सर्जरी करवाने के लिए और पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अब हम गरीब हो चुके हैं। तो चैन मन में गुस्सा होने लगता है कि ये लड़की बस पैसे 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 ही करती रहती है, पैसे के अलावा इसे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर जिया यहाँ चैन का हाथ पकड़ के लेके जाने को कहती है तो वो तो गुस्सा ही होता है। तो ये कहती है कि अब तुम्हें बाथरूम जाने की ज़रूरत है। फिर वो उसे लेकर जाती है तो ये कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं अपना खुद देख लूँगा। फिर चैन को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि अब मैं कोई काम का नहीं रहा, मैं एक गार्बेज की तरह बन चुका हूँ, आखिर मेरा जी के क्या फ़ायदा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया परेशान हो रही होती है कि चैन कुछ भी खा पी भी नहीं रहा है और 3 दिन तक ऐसे ही भूखे रूम में पड़ा हुआ है। फिर ये सोचती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया होगा। ये जाकर पहले उसकी सांसें चेक करती है और रिलीफ लेती है कि वो ज़िंदा है। फिर ये उसे उठाने लगती है कि चलो उठ जाओ। तभी इतने में वो याओ का नाम लेने लगता है। तो जिया को आ जाती है गुस्सा और वो उसे गाल पे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि चैन तुम जल्दी उठ जाओ और कुछ खा लो। तो फिर ये कहता है कि क्या हुआ है जो तुम पागल हुए जा रही हो? तो जिया कहती है कि मैंने खाना बना चुकी हूँ, खाना है तो खा लेना, नहीं तो यहीं पे भी मरना। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है और फिर सोचती है कि अगर ये मर गया तो फिर मैं जल्दी विडो हो जाऊंगी। आखिर ये मान क्यों नहीं जाता और वापस से फू फैमिली में क्यों नहीं चलता? फिर मुझे वापस से एक रिच वुमेन वाली लाइफ मिल जाएगी। फिर जिया को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं याओ को चैन से मिलवा देती हूँ, फिर वो अपने प्यार से मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर यही सोचते के साथ ही जिया चैन की स्टेप ब्रदर हान को कॉल लगाती है और वो इसका कॉल उठाते के साथ ही शॉक होता है कि तुमने आज कहाँ से मुझे कॉल कर दी। तो जिया कहती है कि मुझे ना याओ से बात करनी थी, तो तुम्हारे पास तो उसका नंबर हो गई, क्या तुम मुझे उससे बात करवा सकते हो? तो ये मान जाता है कि ठीक है, तुम 1 घंटे में मुझसे होटल में मिलो, मैं वहाँ पर उसका नंबर तुम्हें देता हूँ। फिर इसके बाद जिया जैसी यहाँ होटल पहुँचती है तो हान उसे देखते के साथ ही कहता है कि अब तुम बिल्कुल सिंपल लड़की लग रही हो, सच में कपड़े से इंसान अमीर दिखता है और अब तुम एक वर्किंग वुमेन लग रही हो। जिया को मन में बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम मन में मुझे गाली दे रही हो? जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर ये कहता है कि अच्छा बताओ तुम भाई के साथ आखिर कहाँ पे रह रही हो? तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम अपने भाई का मजाक बनाने के लिए वहाँ पर आना चाहते हो? तो हान पूछता है कि क्या तुम्हें याओ का नंबर नहीं चाहिए? तो फिर जिया कहती है कि चाहिए, देखो तुम्हारा भाई बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजार रहा है, तो अगर वो याओ से बात करेगा तो उसे अच्छा फील होगा, तो प्लीज़ मुझे याओ का नंबर दे दो। तो हान कहता है कि मैं अपने भाई चैन से बहुत ही नफरत करता हूँ, तो आखिर मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ? तो जिया कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और अगर मैं किसी से नफरत कर रही होती तो मैं तो चाहती कि वो हर रोज़ जिए और बहुत ही दर्द में रहे और एम्बैरसिंग फील करता रहे, और अगर मेरा दुश्मन कोई काम का ही नहीं रहेगा और वो जल्दी मर जाएगा तो इसमें मज़ा ही नहीं आएगी। तो फिर हान को जिया का आइडिया पसंद आता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ठीक है फिर मैं तुम्हें याओ से मिलवाता हूँ। फिर इसके बाद जिया और हान मिलकर याओ के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही याओ यहाँ पर आती है तो वो हान से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो हान कहता है कि मैं नहीं बल्कि ये तुमसे मिलना चाहती थी। फिर याओ गुस्से में जिया की तरफ देखती है तो हान कहता है कि क्यों ना तुम याओ के लिए कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करो।
फिर जैसे ही जिया यहाँ तुरंत ही मेन्यू देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि सारी चीज़ें इतनी महंगी है। तो वो कहती है कि केक और कॉफ़ी पियोगी तो तुम मोटी हो जाओगी, इससे अच्छा है कि हम लोग बस नॉर्मल पानी पी लेते हैं। तो हान कहता है कि एक काम करो, तुम ऑर्डर करो, पैसे मैं भर दूंगा। तो फिर जिया ये सुनते के साथ ही तुरंत ही वेटर को आवाज़ देती है कि यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव मील लेकर आओ। तो हान इसकी चालाकी देखकर शॉक हो रहा होता है। फिर जिया कहती है कि हान क्या तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, मुझे याओ से अकेले में बात करनी है। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है। फिर इसके बाद जिया यहाँ पर याओ से बैठकर बातें करने लगती है और उसे कहती है कि क्या अब तुम चैन से मिलना नहीं चाहोगी। तो फिर याओ कहती है कि जब वो बिल्कुल ठीक था तब तो तुम मुझे उससे मिलने से रोक रही थी, तो अब क्या हो गया। तो जिया कहती है कि अब वो पैरालाइज हो चुका है और वो बहुत ही अपसेट रहता है, तो अगर तुम उससे मिलोगी तो वो खुश हो जाएगा। याओ कहती है कि अच्छा, अब वो कोई काम का नहीं रहा है तो तुम उसे मेरे ऊपर थोपना चाह रही हो। जिया कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं उसे तुम्हें थोपने के लिए मिलने नहीं बोल रही हूँ, वो बस कुछ खा पी नहीं रहा है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मर जाएगा और वो तुम्हें पसंद करता है, तो ऑफ कोर्स है कि फिर वो तुमसे मिलकर ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करेगा। ये सुनने के साथ ही याओ कहती है कि अच्छा, वो मुझे पसंद करता है तो फिर आखिर उसने तुमसे शादी क्यों करा। तो जिया सोचती है कि क्या मैं इससे ज़्यादा चालाक लड़की हूँ, इसलिए क्या उसने किया होगा। फिर याओ कह देती है कि मैं अभी अपना काम पर जा रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है चैन से मिलने का। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो जिया उसे प्लीज़ करने लगती है कि ऐसा मत करो, चैन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और तुम उससे मिलोगी तो शायद वो खुश हो जाएगा। तो याओ कहती है कि मैंने सोची नहीं थी कि तुम भी मेरी तरह ऐसे आकर मुझे प्लीज़ करोगी जैसे मैं तुम्हारे सामने डॉग की तरह आकर प्लीज़ करा करती थी। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब वो चैन कोई काम का ही नहीं रहा और ना उसके पास कोई पैसा है, तो आखिर मैं उसके पास क्यों जाऊंगी। तो तुम ये सब सपने देखना बंद ही कर दो। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो फिर याओ इसे थप्पड़ लगा देती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं नहीं मानने वाली हूँ। और फिर उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम तो उसकी वाइफ थी ना और अब मज़े की लाइफ एंजॉय कर रही थी और अब वो कोई काम का नहीं रहा तो उसे मेरे ऊपर छोड़ रही हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करने वाली हूँ। फिर जिया को ही सुनते के साथ ही गुस्सा आ जाती है और वो याओ का बाल नोचने लगती है और उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल और हार्टलेस हो। चैन ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और वो हर दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है और तुम्हारे लिए मुझे चिल्लाता भी है, पर तुम हो के उसके बारे में ज़रा सी भी नहीं सोच रही हो और उससे मिलने तक के लिए भी नहीं जा रही हो। और जब वो बिल्कुल ठीक था और अमीर था तो तुम टू फेस स्नेक की तरह उसके पास जाकर उसके पीछे पड़ा करती थी। ऐसा बोलकर इसे एक और थप्पड़ लगाती है। फिर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चलता रहता है और दोनों एक दूसरे का बाल भी नोचने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हान आकर इन दोनों को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर जल्दी से इन दोनों को एक दूसरे से दूर करता है और कहता है कि आखिर किसने पहले फाइट शुरू करा। तो फिर जिया बताती है कि इस याओ ने शुरू करी है। तो फिर हान याओ को समझा देता है कि ऐसे में अगर वो पुलिस को भी कॉल करती है ना तो उसने पहले फ़ाइट शुरू करी थी तो फिर उसे ही वो लोग अरेस्ट करेंगे। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है, हम झगड़े को यहीं पर ही ख़त्म कर दें और वो यहाँ से चली जाती है। फिर जिया को आ जाती है गुस्सा और वो कहती है कि अब यहाँ पर आई गई हूँ तो कम से कम बिना खाए तो नहीं जाऊँगी, नहीं तो फिर आना वेस्ट हो जाएगा। बेचारे हान को ही फिर बिल भरना पड़ता है और जिया ये सारा खाना लेकर जब कार में बैठती है तो ये कह देता है कि मेरी कार में खाने की सोचना मत, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगा। तो फिर जिया मान जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे दूर ही छोड़ना क्योंकि तुम्हें घर चलने की ज़रूरत नहीं है। पर ये फिर भी नहीं मानता और इसके घर के बाहर तक पहुंच जाता है। तो फिर जिया मान जाती है कि ठीक है, तुम घर पे चल सकते हो लेकिन याद रखना कि तुम अपने भाई को स्टिमुलेट नहीं कर सकते। तो हान कहता है कि ठीक है, मैं उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और बस मैं दूर से एंजॉय करूंगा। फिर जैसे यहाँ पे लोग घर में आते हैं तो हान कहने लगता है कि इतनी गंदी बास क्यों आ रही है, चैन आखिर तुमने घर का क्या हाल बना के रखा है। जिया कहती है कि ऑफकोर्स ये पुराना घर है तो ऐसी स्मेल तो आएगी और तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो। और वो मन में सोचती है कि सच में ये यहाँ पर जानबूझ के इसे प्रोवोक करने के लिए आया है। फिर हान कहने लगता है कि इतने दिनों में तुम्हें देखा नहीं तो तुम्हारे तो चेहरे पर बाल भी उग गए और मैंने सुना सिस्टर इन लॉ से कि तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो और भूखे रह रहे हो। वो भाई आज मेरे पास बहुत ही फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि आकर देख लूँ कि तुम किस हाल में रह रहे होंगे ताकि मैं हंस सकूँ, पर अब तुम्हारा हाल देखकर तो लग रहा है कि तुम तो एक सर्वेंट से भी बुरी लाइफ गुजार रहे हो। चैनी से यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रहा होता है तो हान कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा और वो यहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि अरे भाई मुझे याद आया, तुम तो पैरालाइज हो, तुम तो उठकर मुझे यहाँ से भगा भी नहीं सकते हो। और ऐसा बोलकर वो हंसे जा रहा होता है। तो जिया उसे गुस्से में कहती है कि तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस करे थे। तो हान कहता है कि क्या मैं छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता हूँ, क्या ये इतना भी नहीं सह पाएगा, ये एक मैन नहीं है क्या। फिर ये सुनते के साथ ही
चैन कहने लगता है कि क्या तुमने इसे यहाँ पर लेकर आई हो? तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसने मुझे फोर्स किया था और इस वजह से मुझे इसे यहाँ लाना ही पड़ा। फिर हान कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, जाओ मेरे लिए पानी चाय लेकर आओ। तो जिया कहती है कि नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर हान बहुत सारे पैसे फेंकने लगता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या तुम अब पानी लेकर आओगी? तो फिर जिया तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि बताओ कौन से ब्रांड का पानी पियोगे। और फिर वो जल्दी जल्दी सारे पैसे उठाने लगती है। तो चैन कहता है कि क्या तुम सच में ये पैसे उठाने वाली हो? इन्हें बिल्कुल मत उठाओ। तो जिया जल्दी से सारे पैसे उठा लेती है। तो फिर ये गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि अभी इन सारे पैसे को फेंको। तो कहती है कि आखिर पैसे हैं, ये कुछ गंदगी थोड़ी ना है। तो ये कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है? तो जिया कहती है कि नहीं दिख रहा है। पर जिया तो बहुत खुश हुई जा रही होती है। फिर चैन कह देता है कि इसे यहाँ से लेकर बाहर जाओ, नहीं तो तुम मेरी नज़रों से और गिर जाओगी। तो ये कहती है कि मैं तो वैसे भी तुम्हारी नज़रों में गिरी हुई हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, तो तुम लोग आराम से बैठकर बातें करो, मैं इसके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा बोल कर भाग जाती है। और फिर जिया की जाते ही हान यहाँ पर चैन को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ से कुछ सीखना चाहिए कि अब इतनी भी अकड़ मत दिखाओ जब तुम्हारी वैल्यू जा चुकी है तो। और वैसे सच में मानना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हारी वाइफ की जगह होता ना तो तुम पैरालाइज हो चुके हो, मैं तो तुम्हें कब का यहाँ से बाहर फेंक चुका होता। वो तुम्हें यहाँ चीयर अप करने की कोशिश कर रही है और तुम्हारे लिए वो याओ तक से मिलने चली गई थी और उसे मना रही थी कि वो यहाँ तुमसे मिलने आ जाए। और सोचो तुम यहाँ पर उसे डिग्रेड कर रहे थे और वो तुम्हारे बारे में इतना सोचती है। तुम कैसे टाइप के इंसान हो। चैनी सुनते के साथ ही ग्लास फेंक देता है संभालने के लिए, पर हान साइड में हो जाता है और वो ग्लास तो फूट जाता है। तो फिर हान चिल्लाने लगता है कि आखिर ये क्या हरकत थी। तो फिर यहाँ पर चैन तो चाकू भी उठा लेता है और कहता है कि मुझसे फालतू मत उलझना। हान यहाँ से डर के बाहर चला जाता है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। फिर जैसे यहाँ हान बाहर आता है तो जियो से पूछती है कि क्या हो गया। तो ये कहता है कि तुम्हारा मैन पागल हो चुका है, उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया था मारने के लिए। जिया कहती है कि ज़रूर तुमने उसे कुछ बोला होगा तभी उसका मूड ख़राब कर दिया होगा। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंडली सजेशन दे रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड पागल हो चुका है और वो मुझसे भी ज़्यादा पागल है। तो जिया कहती है कि ये भी कोई बोलने वाली बात है, मुझे पता है तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। फिर हान इसे कहता है कि देखो मेरे कपड़े पूरे भीग गए तो टॉवेल तो दो पोंछने के लिए। जिया जैसे ही इसे कोई कपड़ा देती है तो ये कहता है कि क्या ये गंदी चीज़ है, इसमें नहीं पोंछने वाला मैं। लाओ, वैसे तुम मेरे लिए पानी लाने गई थी ना, तो पानी दो। तो जिया कहती है कि ये देखो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए वाटर बॉईल करके लाई हूँ। तो ये कहता है कि ये क्या है, तुम बाहर से पानी लाने के बजाय मुझे घर का गंदा पानी दे रही हो। सच में तुम दोनों जोड़ी एक दूसरे के लिए बने हो, एक पागल है और एक यहाँ पर इतनी कंजूस है। तो हान कहता है कि लाओ अब मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो जिया कहती है कि कौन से पैसे, तुमने मुझे कोई पैसे दिए थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हान गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया जैसे यहाँ चैन के रूम में आती है तो वो टूटा हुआ कांच का ग्लास उठाकर जल्दी से लेकर जाती है। और फिर चैन को हान का मैसेज आता है और वो इसे जिया और याओ के लड़ने का वीडियो सेंड करता है और कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ कैसे याओ के साथ लड़ रही थी और उसने कॉफ़ी शॉप में जो डैमेज करी है उसका पैसा मुझे ही भरना पड़ा है, तो अब वो पैसे मैं तुमसे लेके रहूँगा। तो फिर चैन उसे मैसेज करके पूछता है कि आखिर वो क्यों लड़ रही थी। तो हान कहता है कि लगता है मैंने जो भी तुमसे कहा था वो तुम्हें कुछ समझ आया ही नहीं। अरे तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए लड़ रही थी और उसे कह रही थी कि तुम भूखे प्यासे हो और अगर याओ तुमसे मिलेगी नहीं तो तुम खुश नहीं होंगे, इसलिए वो उसे मनाने गई थी। और तुम्हें पता नहीं है दोनों लेडीज़ मिलके कितनी बुरी तरीके से लड़ रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने दोनों का झगड़ा टाइम पर शांत करवा दिया था, नहीं तो फिर तुम्हारी वाइफ आज जेल में होती। तो चलो जो मेरे पैसों का लॉस हुआ है वो तुम मुझे दो। चैन काफ़ी शॉक होता है कि आखिर वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही थी। फिर वो यहाँ उसे कॉल करके बुलाता है। तो जिया कर कहती है कि तुम मुझे आवाज़ भी दे सकते थे, कॉल क्यों लगा रहे हो। तो ये कहता है कि मेरे अंदर ताकत ख़त्म हो चुकी है तो मुझे आवाज़ नहीं देना था। फिर जिया इससे दूर ही बहुत ही खड़ी होती है। तो ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों नहीं आ रही हो। तो कहती है कि ठीक है आ जाऊँगी, लेकिन तुम मुझे मारना मत, क्योंकि मैंने यहाँ पर हान को खुद से नहीं लेकर आई थी और मुझे पता है कि तुम इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गए होंगे। तो फिर चैन कहता है कि जब तुम जानती थी कि हान को यहाँ पर लाने से मैं गुस्सा होऊंगा तो क्यों लेकर आई थी। तो जिया कहती है कि वो खुद मेरा पीछा करके यहाँ पर आ गया था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम कुछ खा पी नहीं रहे थे तो मुझे उसके पास हेल्प के लिए जाना पड़ा, तो वो मेरे पीछे ही रख गया। तो ये सुनने के बाद चैन सोचता है कि यानी ये सच में मेरे लिए सब कर रही थी। चैन कहता है कि चलो अच्छा मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तो जिया कहती है कि तुम तो जानबूझ के कुछ खा नहीं रहे थे ना और भूख हड़ताल कर रहे थे, तो अब क्या हो गया। तो ये कहता है कि आज मेरा मरने का मन नहीं है ना, तो आज मैं खाना खा लेता हूँ, मैं किसी और दिन मरूंगा। तो फिर जिया इसे समझाने लगती है कि आखिर तुम मरने का क्यों सोच रहे हो, अच्छे से जीते क्यों नहीं हो। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम मेरा मूड ख़राब करने का सोच रहे हो, फिर मैं आज भी कुछ नहीं खाऊंगा तो फिर मैं तो मर जाऊँगा ना। तो जिया कहती है कि रुको मैं अब भी लेकर आती हूँ। फिर वो इसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है कि अभी तुम यही पियो, क्योंकि तुम कुछ खा पी नहीं रहे थे तो अचानक से ज़्यादा चीज़ें खाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे।
और फिर वो इसे पिलाने के लिए जाती है तो वो कहता है कि मैं अपने हाथ से पी लूँगा, मेरे हाथ ठीक है। फिर वो जिया का फेस देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। तो ये बनने सोचती है कि मैं इसे बता नहीं सकती हूँ कि याओ ने मुझे मारी है, नहीं तो फिर ये जान जाएगा कि मैंने इसकी प्यारी चाइल्डहुड लव से फाइटिंग करी हूँ, तो फिर ये मुझे ही ब्लेम करेगा। फिर ये कहती है कि कुछ नहीं, मुझे एलर्जी हुई है। चैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें याओ के थप्पड़ से अब एलर्जी भी होने लग गई। जिया ये सुनते के साथ ही शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या हान ने तुम्हें बताया है। चैन पूछता है कि आखिर उसने तुम्हें क्यों मारी। तो जिया कहती है कि मैं नहीं बता सकती, नहीं तो फिर तुम मुझे ही ब्लेम करोगे, आखिर वो तुम्हारी बचपन की चाइल्डहुड लव जो है। तो ये कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। चैन कहता है कि रीज़न बताओ कि आखिर उसने तुम्हें मारी क्यों है। तो जिया कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो तुम हमेशा की तरह मुझे ही ब्लेम करोगे, क्योंकि जब भी मेरी और याओ की फाइट होती है तो तुम उसी की साइड लेते हो। तो ये कहता है कि आखिर मैंने ऐसा कब किया। तो फिर जिया उसे याद दिलाने लगती है कि एक बार वो उसके लिए ऑफिस में लंच लेकर आई थी, पर वहाँ पर जानबूझ के याओ ने उस लंच को प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर रख दी थी, और जब चैन वहाँ पर आया था तो उसने जिया को इस बात पर डांटा था। तो ये कहता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर तुम ही लंच लेकर आई थी और मेरी फाइल ख़राब हुई, तो इसमें तुम्हारी गलती है ना। जिया कहती है कि बहुत हो गया, मैं अब तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम उस याओ की साइड ले रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें इस बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम उसी की हेल्प करोगे। चैन कहता है कि आखिर तुम बिना मुझे बताए ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं इस बार भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। जिया कहती है कि नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं तुम पर बहुत ही गुस्सा हूँ। चैन कहता है कि अगर तुमने नहीं बताई तो इसका ये मतलब है कि तुम खुद ही गिल्टी फील कर रही हो और तुम ही ने कुछ गलत करी होगी। तो फिर जिया सुनकर गुस्सा होती है कि ऑफिस से बताने लग जाती है कि मैं याओ के पास तुम्हारे लिए गई थी, क्योंकि तुम कुछ भी खाने पीने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, और मुझे पता था कि याओ से तुम इतना प्यार करते हो, तो अगर वो यहाँ पर आकर तुमसे बात करेगी तो तुम खुश हो जाओगे। पर पता है वो तुमसे मिलने आने के लिए रेडी ही नहीं थी और कह रही थी कि तुम बस एक बर्डन हो और अब कोई काम की नहीं हो, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गई थी और फिर हम दोनों की फाइट हो गई। तो ये कहता है कि तुम ये आखिर क्या कह रही हो, मैं आखिर याओ को कहाँ पसंद करता हूँ। जिया कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम सपने में भी याओ का ही नाम लेते रहते हो, तो इसका ये मतलब है ना कि तुम उसे बहुत चाहते हो। तो ये कहता है कि आखिर मैंने कब सपने में उसका नाम लिया। तो फिर जिया उसे याद दिलाती है कि कल मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी और तुम सपने में मेरा हाथ पकड़ के याओ का ही नाम ले रहे थे, और फिर उसके बाद ही तुमने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो बताओ, तुम ये सब याओ के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे थे। चैन कहता है कि मेरे कुछ भी ना खाने का उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिया कहती कि नहीं, मैं तो सब जानती हूँ, याओ ने अब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और वो तुम्हें कोई काम का नहीं समझ रही है, इस वजह से ही तुम अपनी जान लेना चाहते थे ना, और इसलिए तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो ताकि तुम मर सको। लेकिन तुम एक बहुत ही बड़े ब्लाइंड हो, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो सिर्फ तुम्हारा पैसा देखती है और कुछ भी नहीं, और अब तुम बैंकक्रप्ट हो गए हो तो वो बस तुम्हें बर्डन बोलकर अपना पीछे छुड़ाना चाहती है। तो ये कहता है कि तुमने भी तो मुझसे पैसों के लिए शादी करी थी ना। जिया कहती है कि लेकिन कम से कम मैं उसकी तरह तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं रही हूँ। तो ये कहता है कि लेकिन तुम तो मुझसे डिवोर्स लेने वाली हो ना। जिया कहती है कि आखिर मैं कब लेने वाली हूँ। तो फिर ये से याद दिलाता है तुम उस दिन अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात कर रही थी कि तुम जल्द ही मुझसे डिवोर्स लेने वाली हो। तो फिर जिया को शौक लगता है कि इसने सब कुछ सुन लिया। फिर ये कहता है कि तुम भी तो आखिर उसकी ही तरह हो ना, बस यहाँ फ़र्क है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम मुझे इसलिए छोड़कर नहीं जा रही हो। तो फिर जिया से चिल्लाने लग जाती है कि आखिर उस डिस्गस्टिंग लड़की के साथ तुमने मुझे कंपैरिजन भी कैसे किया, मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये कहता है कि सच में तुम नहीं हो, अब मैं ट्रबल में हूँ तो तुम मेरे साथ डिवोर्स लेकर अपना पीछा ही तो छुड़ाना चाहती हो। जिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, लेकिन लगता है यही करना चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम सच में एक बर्डन ही हो। तो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब भी यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तो जिया कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर चैन गुस्से में खाने को नीचे फेंक देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड लूसी के साथ मिलकर बार में ड्रिंक कर रही होती है और उसे सब बता रही होती है कि वो मुझे कितने बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और मुझे उसने घर से जाने को भी बोल दिया। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कितना बुरा है वो घर मैंने ही रेंट पर ली हूँ और मुझे ही घर से निकाल रहा था। तो लूसी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, रुको मैं इंतज़ाम करती हूँ कुछ लोगों का, वो लोग उसे उठा के कल घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो जिया कहती है कि लेकिन वैसे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, वो बेचारा अभी डिसेबल भी तो है। तो लूसी कहती है कि लेकिन उसके ऊपर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। जिया कहती है कि गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर बस थोड़ा सा गुस्सा हूँ, और इस बात पर गुस्सा हूँ कि आखिर वो मुझे याओ के साथ क्यों कंपेयर कर रहा था। मैं उसका इतना ख्याल रख रही हूँ और उसके लिए इतना कुछ कह रही हूँ, पर वो मेरे लिए ग्रेटफुल होने के बजाय मुझे बातें सुना रहा था और कह रहा था कि मैं बस उसके पैसों के पीछे हूँ। ऐसी बात थोड़ी ना है, मैं पैसों के साथ साथ उसके हैंडसम चेहरे के भी तो पीछे हूँ, आखिर वो इतना हैंडसम है। फिर यह अपने आप को होश में लाती है और कहती है कि लेकिन अब उसके पास तो कोई पैसा नहीं है और वो गरीब है, और पैसे तो मेरे पास है, और अब वो बस एक पुअर डेविल है और पैरालाइज्ड भी है, और अब उसकी इतनी हाइट होने का क्या फ़ायदा, हर दिन तो बस लेटा बैठा रहता है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और तुम्हें पता है आज उसने कटोरे को भी फोड़ दिया था।
पता है उसको कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं एक एक इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी किस तरीके से भरने वाली हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अगर मैं उसे सच में डिसलाइक कर रही होती ना तो उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ देती, उसे घर क्यों लाती। जब उसकी फैमिली उसकी फिक्र नहीं कर रही तो आखिर मैं भी क्यों करती। और फिर ये सब बोलते हुए जिया यहाँ पर सो जाती है। तो इसकी फ्रेंड लूसी अपने किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करती है कि वो एक डिवोर्स लॉयर को कांटेक्ट करे जिया का जल्द से जल्द डिवोर्स करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जब जिया यहाँ घर पहुँचती है तो चैन से कहता है कि तुम अब घर आ रही हो। जिया कहती है कि हाँ तो क्या हो गया, मैं रात में अपनी फ्रेंड के घर पे थी और मुझे नींद आ गई तो मैं वहीं पर ही सो गई। तो ये कहता है कि कोई लड़का फ्रेंड था कि लड़की। तो जिया कहती है कि लड़की फ्रेंड। तो ये कहता है कि अच्छा वही पिछली वाली फ्रेंड ना जो तुम्हें मुझसे डिवोर्स दिलवाने की बात कर रही थी, तुम ऐसी लड़की को अभी भी फ्रेंड बना के घूम रही हो। तो जिया कहती है कि लगता है अभी भी तुम मुझसे इसी बात पर झगड़ा करना चाहते हो, तो ठीक है मैं भी रेडी हूँ झगड़ा करने के लिए। चैन सोचता है कि कल रात मैं ऐसी इसकी इतनी फिक्र कर रहा था कि ये मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो आखिर अब मैं इसे क्यों प्रोवोक करूँगा कि ये सच में चली गई। तो फिर जिया कहती है कि तुम्हारे ऊपर से बहुत स्मेल आ रही है, तो चलो मैं तुम्हें शावर के लिए लेकर चलती हूँ और हेल्प कर देती हूँ। फिर वो इसे जैसी बाथरूम में लाती है तो चैन उसे बाहर जाने के लिए बोल रहा होता है। जिया कहती है कि तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगी तो लो हेल्प कर देती हूँ। तो ये कहता है कि अभी कर दोगी लेकिन हमेशा तो नहीं कर पाओगी ना, जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो फिर जिया मान जाती है कि ठीक है और वो इसे बाथरूम में छोड़कर बाहर चली जाती है। फिर इसके बाद जिया देखती है कि उसने रूम को कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो वो कहती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा क्या वेट करते रहता, आखिर इतनी स्मेल आ रही थी रूम में और मुझे क्या पता कि तुम कब आओगी कब नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा था। तो जिया ही सुनते के साथ ही खुश हो जाती है कि अच्छा तो तुम मेरी फिक्र कर रहे थे। देखो तुम्हें अगर मेरी फिक्र हो रही थी तो तुम्हें खुद ही कॉल कर लेना चाहिए था, फिर मैं तुम्हें बता देती कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ, तो तुम्हें इतना फिक्र नहीं करना पड़ता। चैन कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा था। फिर जिया के ऊपर पीछे कपड़े का पानी गिरे जा रहा होता है। तो ये कहता है कि तुम थोड़ा आगे आ जाओ ना, देखो पानी गिर रहा है। जिया कहती है कि अब ये सब तो सहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर फिर इतने में सस्ते में मुझे घर मिला है। तो ये पूछता है कि कितने सस्ते में मिला है। जिया कहती है कि 2000 में, वैसे तो यहाँ पर 2500 का रेंट था लेकिन हमें और सस्ते में मिल गया। तो ये कहता है कि कहीं तुमने लैंडलॉर्ड को ये तो नहीं बोली कि मेरा हस्बैंड बहुत ही बेचारा है, डिसेबल है, तो उन्हें भी तरस आ गया और फिर उन्होंने दे दिए। तो जिया कहती है कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसी करी थी। चैन कहता है कि वैसे ये बताओ मेरे पास तो अब कोई पैसे नहीं है तो तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो जिया कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारी कोई स्पेशली केयर कर रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तो घर से निकाल दिया गया, तो मुझे अपने लिए कोई रहने की जगह ढूंढनी थी, तो मैंने बस अपनी जगह पर तुम्हें भी रहने के लिए दे दी हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा दे दी तो क्या हो गया। तो फिर कहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा। जिया कहती है कि मैंने तो 1 साल का रेंट भर चुकी हूँ, तो कम से कम 1 सालों तक हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो ये सोचता है कि लगता है फिर ये 1 साल बाद मुझसे अलग हो जाएगी। फिर इसके बाद जिया यहाँ चैन से कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें खड़ा करने में हेल्प करती हूँ, आखिर तुम पूरा दिन इसी पे बैठे रहते हो तो थक जाते होंगे। फिर ये कहता है कि लेकिन तुम मुझे उठा नहीं पाओगी, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना है, फिर हम दोनों ही गिर जाएंगे। तो जिया कहती है कि मुझ पर बिलीव रखो मैं कर लूँगी। तो फिर वो मान जाता है और फिर जिया इसे उठाने लग जाती है और उसे खड़ा करके वो खुश होने लगती है कि देखो तुम पूरे खड़े हो गए। फिर चैन भी यहाँ जिया को देखी जा रहा होता है। फिर इतने में अचानक से वो व्हीलचेयर पर गिरने लगता है। तो जिया जल्दी से व्हीलचेयर को पकड़ती है क्योंकि वो पीछे से जाने वाली होती है, और ये देखकर चैन काफ़ी शौक होता है कि इसने मुझे फिर से बचा ली। फिर जिया कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो कहता है कि हाँ। जिया सोचती है कि आखिर ये व्हीलचेयर ख़राब कैसे हो गई, फिर तो हमें नया ख़रीदना पड़ेगा। फिर वो पैसे जोड़ने लगती है कि मेरे पास अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। तभी ये सुनकर ये सोचता है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी ये मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही है, आखिर ये मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों है। फिर जिया इसे होश में लाती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो ये इसे कुछ पूछने जा रहा होता है। तो जिया कहती है कि क्या पूछ रहे हो। तो ये मन में सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, वैसे भी ये तो बस पैसे की लालची लड़की है, तो आखिर ये थोड़ी ना मुझे पसंद करेगी, वो भी अब तो मैं इस हालत में हूँ, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जिया कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ आज की ट्रीटमेंट के लिए। फिर वो उसे लेकर जब हॉस्पिटल में लाने लगती है तो सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं। जिया उसे चीयर अप करने लगती है कि तुम सभी को देखकर अपसेट मत होना कि वो लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम व्हील चेयर पर हो, एक्चुअली वो लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और मैं भी अगर उन लोगों की जगह होती ना और कोई इतना गुड लुकिंग बंदा जा रहा होता तो मैं भी ज़रूर देखती। ऐसा वो बोलकर चैन को खुश करने लगती है। तो चैन कहता है कि मुझे पता है, और फिर वो जिया की बात से खुश होने लगता है। तभी जिया इस बारे में सोच रही होती है कि डॉक्टर को चेकअप कराने में भी तो पैसे जाएंगे और मेरे पास अभी ज़्यादा
ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो और पैसों का इंतज़ाम भी करना है। तभी चैन से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो जिया उसे 5 का इशारा करती है। तो ये कहता है कि क्या 5 लाख है? जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो दिखाती है कि उसके पास सिर्फ 48,000 है। तो ये कहता है कि इतने कम कैसे? जिया कहती है कि तुम्ही ने तो कॉन्ट्रैक्ट में रूल रखा हुआ था कि मैं अपने पास अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा रख ही नहीं सकती हूँ, तो तुम्हारी वजह से मेरे पास इतने कम पैसे। ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ईमानदार निकलोगी कि जैसा मैं कॉन्ट्रैक्ट में रूल रखूँगा तुम वैसे ही करोगी। और वो मन में सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हमारी बस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। फिर वही से पूछता है कि वैसे मेरे डिसेबल होने के बाद तुम्हारे पास जो ज्वेलरी, बैग्स और कपड़े वगैरह थे, तुमने उसका कैश नहीं करवाई? तो जिया कहती है कि तुम्हारे यहाँ डिसेबल होते ही तुम्हारी मॉम ने विला में आकर मुझसे सारी चीज़ें छीन ली थी और कह दी थी कि वहाँ की मैं कोई भी चीज़ें नहीं ले सकती हूँ। तो चैनी से गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें फिर से पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ कि वो मेरी मॉम नहीं है। तो फिर ये मन में सोचती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये उसकी सगी मॉम थोड़ी ना है। फिर वो इसे सॉरी कहती है कि मुझसे गलती से निकल गया। फिर घर में हम देखते हैं कि कोई नॉक करता है, तो जिया दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर लॉयर को लेकर आई है। और फिर लोग अंदर आ जाते हैं और जिया की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि तुम अब जल्दी से अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, और ये बहुत ही अच्छी लॉयर है, ये तुम्हारा जल्दी से डिवोर्स करवा देगी। देखो वो बंदा कोई काम का नहीं है, और जब वो तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता है और एकदम ही यूजलेस है और तुम्हारे साथ झगड़ा भी करता रहता है, तो आखिर उसके साथ शादी में रह के क्या ही फ़ायदा है। जिया इसके लिए मना करने लगती है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारा अच्छा ही सोच रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। रुको, मैं खुद ही उस चैन से बात करती हूँ, वो यहाँ घर पे सो रहा होगा ना। फिर वो उसके रूम में आ जाती है। जिया उसे रोकने लगती है पर वो फिर भी नहीं मानती और रूम में आई जाती है। चैन यहाँ पर खुद ही से कह देता है कि मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। ये सुनते के साथ ही ये लोग शॉक होते हैं और चैन बताता है कि मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली हूँ, तो मुझे डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम मेरे घर से जा सकती हो, क्योंकि अभी भी मेरा और जिया का डिवोर्स नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मेरी भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा आधा हिस्सा है, तो यानी लॉ के हिसाब से मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। फिर लॉयर कहती है कि जब आपके हस्बैंड डिवोर्स के लिए रेडी हैं तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। वो यहाँ से चली जाती है। फिर जिया की फ्रेंड उसे कहती है कि देखो, अब तो ये भी डिवोर्स के लिए रेडी हो गया है, तो अब चुपचाप से इससे डिवोर्स ले लो, तुम्हें यहाँ पे रहने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। फिर जिया यहाँ चैन को बाय बोलकर अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती है और फिर चैन तो अपसेट हो जाता है। पर फिर जिया यहाँ पर वापस आ जाती है, तो चैन उसे देखकर कहता है कि तुम तो चली गई थी ना, तो वापस क्यों आ गई? फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते कि जिया अपनी फ्रेंड लूसी को जब बाहर लेकर गई थी तो उसने उसे बोल दी थी कि वो उसके साथ उसके घर पे नहीं जाने वाली है और वो बस उसे यहीं तक छोड़ने आई है। तो फिर इस बात पर उसकी फ्रेंड गुस्सा हो गई थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है जब वो उसकी इतनी हेल्प कर रही है, तो फिर क्योंकि वो उसकी लाइफ अच्छी देखना चाहती है बस इसलिए। तो जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा अच्छा सोच रही हो और तुम्ही ने तो अब तक मेरा अच्छा करी हो। मैं विलेज में रहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पर इतनी अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। लेकिन आज जो तुमने करी हो वो गलत था। तुमने बिना पूछे डिवोर्स लॉयर को यहाँ पर लेकर आ गई और मुझसे पूछी भी नहीं। मैं ये डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। तो फिर लूसी मान जाती है कि वो जिया से गुस्सा नहीं होगी। तो फिर इस बात पर फिर जिया भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम सबसे अच्छी हो। फिर यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर जिया चैन से कह देती है कि मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है डायरेक्ट बोलो। तो फिर ये कहती है कि क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स लेना चाहते हो? चैन कहता है कि वैसे भी अब मैं कोई काम का नहीं रहा हूँ और मैं डिसेबल हूँ और पूरा दिन व्हील चेयर पे रहता हूँ, तो मेरे साथ डिवोर्स लेने में तुम्हें फ़ायदा रहेगा। तो जिया कहती है कि लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर क्या तुम अपना ख्याल रख पाओगे? तो ये कहता है कि मैं बस डिसेबल हूँ लेकिन मैं सब कुछ कर लूँगा। तो जिया कहती है कि तुम्हें कुछ पकाना तक नहीं आता है और आखिर तुम ऐसी हालत में कैसे कुछ करोगे? और कहीं शावर लेने वक्त तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया तो आखिर कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? मेरे बिना तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, वैसे भी तुम बहुत ही बेचारे हो। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे इतना डिसलाइक करती हो? जिया कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ? अगर डिसलाइक करती होती तो मैं तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल नहीं रख रही होती इतने मन से। तो ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बारे में तुम्हारे कुछ और ही थॉट्स हैं? जिया हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम्हारी इतनी बुरी पर्सनैलिटी है और तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो। तुम जैसे बंदे को कौन ही लाइक करेगा? अगर मैंने तुम्हें लाइक करी ना तो मैं बहुत बड़ी पागल होंगी। तो फिर ये कहता है कि फिर आखिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले रही हो? तो जिया कहती है कि किसने कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगी? बस मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, नहीं तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तो ये कहता है कि क्या फिर तुम ज़िंदगी भर मेरा ख्याल रखोगी? जिया कहती है कि नहीं। तो फिर ये कहता है कि फिर अभी ही चली जाओ ना, क्योंकि जब तुम आगे भी नहीं रहोगी तो अच्छा रहेगा कि हम अभी अलग हो जाए। तो जिया कहती है क्या तुम सच में डिवोर्स लेना चाहते हो? तो वो हाँ बोलता है। तो ये कहती है कि लेकिन अगर मैं ना लेना चाहूँ तो ये कहता है कि फिर भी मैं कोर्ट में जाके डिवोर्स फाइल करूँगा और वो होके रहेगा। तो फिर जिया इस बात पर अपसेट होती है और फिर इसके बाद वो वेजिटेबल खरीदने बाहर गई होती है।
और तभी से चैन की स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो पूछती है कि आखिर चैन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। जिया समझ जाती है कि उसने ज़रूर इनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया होगा। फिर वो कहती है कि क्या पता उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी। तो फिर मॉम कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर पे बुलाने के लिए कॉल कर रही थी। ये सुनने के साथ ही जिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि डैड ने क्या आप चैन को माफ़ कर दिए और वो हम लोगों को वापस ले रहे हैं। तो स्टेप मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कितनी बुद्धू हो, और वैसे यही वो रीज़न था जिस वजह से मैंने तुम्हें इस फैमिली में शादी करने भी दी थी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसलिए मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ, बल्कि मुझे कुछ काम है और वो जब तुम आओगी तो तुम्हें खुद पता लगेगा। फिर जिया चैन के डैड और स्टेप मॉम के घर पहुँच जाती है और जैसे ही यहाँ पर चैन के डैड घर आए हुए होते हैं तो वो जिया को देखकर पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो स्टेप मॉम बताती है कि मैंने इसे किसी काम से बुलाई हूँ, फिर मैं इसे यहाँ से भेज दूँगी। तभी जिया जल्दी से चैन के डैड के पास जाकर माफ़ी मांगने लगती है और बताने लगती है कि चैन अब डिसेबल हो गया है और वो कितनी बुरी लाइफ गुजार रहा है, तो वो उसे वापस यहाँ घर पे ले ले। तो डैड गुस्से में चिल्लाते हैं कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है और ऐसे लड़के को मैं वापस अपने घर में नहीं लेने वाला। ऐसा बोलकर डैड गुस्से में चले जाते हैं। तो जिया सोचती है कि सच में कितने क्रूएल है वो। फिर वो यहाँ स्टेप मॉम को मनाने लगती है कि आप ही प्लीज़ डैड को मना लो। तो वो कहती है कि तुमने सोची भी कैसे कि मैं उस चैन की हेल्प करूँगी। फिर वो उसे यहाँ पर उसके बेटे की फ़्लाइट डिटेल्स दे देती है और बताती है कि तुम्हारा बेटा जो कि अब्रॉड में स्टडी कर रहा था वो अब वापस आ रहा है, क्योंकि अब तुम लोग तो बैंकक्रप्ट हो गए हो, तो तुम लोग के पास कहाँ ही पैसे हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे अफोर्ड करने के लिए। तो अब स्कूल फीस ना भरने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और वो यहाँ पर आता ही होगा। तो जिया सुनकर गुस्सा होती है कि अपने बेटे की फिक्र नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम ग्रैंडसन की तो फिक्र करनी चाहिए थी। फिर जिया अपने बेटे को एयरपोर्ट पर पिक करने जाती है और फिर उसे लेकर यहाँ अपने घर के बाहर पहुँचती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम इसका अभी ख्याल रखना, अभी मैंने इसे बताई नहीं हूँ कि हम लोग गरीब हो चुके हैं और ऐसी जगह पे रहने वाले, इसे लग रहा है अभी भी हम लोग वो बड़े वाले घर में जाएंगे, इसलिए तुम अभी इसे संभालो, मैं पहले चैन से बात करके आती हूँ। फिर जैसे ये घर पे आती है और फिर चैन इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने अपना फ़ोन की बैटरी की चार्ज क्यों नहीं करी थी, मैं तुम्हें इतने कॉल्स लगा रहा था और तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था, तुम कहाँ पर चली गई थी। तो जिया इसे चिल्लाने लगती है कि साइकोपाथ वाली हरकत मत करो, मैं बस बाहर किसी काम से गई थी, मुझे क्या पता मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, वो तो अब मुझे पता लग रहा है। चैन कहता है कि मैं फालतू में तुम्हारी इतनी फ़िक्र कर रहा था। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी फ़िक्र कर रहे थे। फिर वो इसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें साइकोपाथ बोली, देखो मैं तुमसे अब माफ़ी मांग रही हूँ तो अब माफ़ भी कर दो। फिर जिया इसे बताती है कि वो एक्चुअली में उसके घर पे गई थी क्योंकि इसकी स्टेप मॉम ने बुलाई थी। तो फिर ये कहता है कि आखिर तुम मुझे बिना बताए कैसे चली गई, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे साथ कुछ भी प्लॉटिंग कर सकती थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो फिर जिया सुनते के साथ ही सोचती है कि क्या वो सच में मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकती थी, तभी तो मैं सोचूं कि उन्होंने आखिर चैन से मेरी शादी क्यों नहीं दी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें चाहती है, वो मुझसे इतना नफरत करती है। और फिर जिया यहाँ चैन को बताती है कि अब उन लोग का बेटा अब्रॉड से वापस आ गया क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया। फिर यहाँ वो बाहर आ जाती है अपने बेटे को लेने के लिए। तो बाऊ पूछ रहा है कि मम्मी क्या डैड मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि अब तो वो डिसेबल हो चुके हैं, तो और आपके पास भी इतने पैसे नहीं है, तो कहीं आप लोग मुझे ऑर्फनेज भेजने का तो नहीं सोच रहे हैं। तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मॉम डैड तुम्हारा ख्याल रखने वाले। फिर इसके बाद जिया यहाँ बाऊ को लेकर घर आ जाती है और बाऊ चैन को देखते के साथ ही कहता है कि मॉम आखिर ये वाइल्ड मैन कौन है। तो फिर चैन चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिया कहती है कि इसे क्या डांट रहे हो, तुम्हारे बाल है इतने जंगली कि बच्चा भी देख के डर गया। फिर जिया बाऊ को बताती है कि चलो अब तुम्हें नींद आ रही होगी ना, तो तुम आज मॉम के साथ सो। तो ये कहता है कि मॉम डैड क्या आप लोग डिवोर्स लेने वाले, नहीं तो आखिर आप लोग सेम रूम में क्यों नहीं सो रहे। तो ये कहती है अभी तुम्हारे डैड के पैर ठीक नहीं है ना, तो मैं इनके साथ नहीं सो सकती हूँ, नहीं तो फिर उनके पैर में चोट लग गई तो आज हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ चैन के पास जाकर उसके बाल काटने में हेल्प करने लगती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे बाल काटना आता है क्योंकि मैं विलेज में पली बड़ी हूँ और मेरी फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो बाल काटने वाला काम तो मैं खुद ही कर लिया करती थी। चैन कहता है कि तुमने अभी तक मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाई, तो क्या तुम उन्हें मुझसे मिलवा सकती हो। तो जिया बताती है कि मेरी मॉम तो जब मैं छोटी थी तभी चली गई थी और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली और उनके साथ मेरी अच्छी बनती नहीं है। चैन की सुनते के साथ ही सोचता है कि हम दोनों की लाइफ सेम टू सेम है, इसकी मॉम भी नहीं है और मेरी भी नहीं, और इसके डैड के साथ भी इसका रिलेशन अच्छा नहीं है मेरी तरह। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में बैठे होते हैं और बाव को शक हो जाता है कि जिया और चैन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो वो डायरेक्टली इन लोग से पूछ लेता है कि डैड मॉम अगर आप लोगों ने डिवोर्स ले लिए तो फिर आखिर मेरा क्या होने वाला है। अगर मैं डैड के साथ जाऊंगा तो वो तो खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो मेरा क्या रखेंगे। और मॉम अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो फिर आप तो दूसरी शादी कर लेंगी और आप फिर आपका एक और बेबी हो जाएगा, तो फिर वो दूसरा डैड थोड़ी ना मेरा ख्याल रखेगा। जिया सुनते के साथ ही बहुत ही शौक होती है और कहती है कि तुम इतने छोटे हो लेकिन
लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना कैसे चला गया? तो ये कहता है कि मॉम मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन फूल थोड़ी ना हूँ। देखो मॉम डैड मैं कह देता हूँ कि आप लोग को डिवोर्स लेना है तो ले लो, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा घर ढूंढना और एक अच्छी फैमिली ढूंढना जो मुझे अच्छे से अडॉप्ट करके रखे। ऐसे बोलकर वो चला जाता है। फिर जिया इस बारे में चैन से डिस्कस करने लगती है। तो चैन कहता है कि तुम्हें इतना भी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के बच्चे होते ही बहुत इंटेलिजेंट है। और वैसे वो सही भी कह रहा था, हम दोनों अगर डिवोर्स ले लेंगे तो फिर उसकी ही लाइफ ख़राब होगी। तो जिया कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम लोग डिवोर्स तो ले लेंगे लेकिन उसके सामने प्रिटेंड करेंगे कि हमने डिवोर्स नहीं लिए, ताकि फिर उसका फ्यूचर अच्छे से बने। चैन पहले तो मान नहीं रहा होता है, पर फिर जिया के गुस्सा करने की वजह से वो मान जाता है। और फिर जिया चैन को सिखाने लगती है कि अभी हमारा बेटा यहाँ पर आएगा तो तुम्हें उसके सामने मुझे आई लव यू कहना है, ताकि फिर उसे अच्छे से यकीन हो। फिर जब बाव वापस आता है तो जिया उसे यकीन दिलाने लगती है कि देखो मॉम डैड अब डिवोर्स नहीं लेने वाले हैं और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग अच्छी लाइफ बिताएंगे। और फिर वो चैन को इशारा करती है कि चलो जो मैंने लाइन सिखाई थी वो बोलो, पर वो बोल ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कुछ दिन बीता जाता है और जिया चैन का अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसके पैर वगैरह में मसाज भी देती है ताकि वो ठीक होता रहे। और फिर वो पैसे कमाने के लिए जॉब करना शुरू कर देती है कंपनी में। और हम देखते हैं कि जब वो यहाँ कंपनी में होती है तो इसे इसके बेटे की कॉल आती है और वो बताता है कि मम्मी डैडी यहाँ बेहोश हो गए और मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा हूँ। तो जिया कहती फिक्र मत करो। फिर वो तुरंत ही हान और अपनी फ्रेंड को कॉल करके चैन को पिक करने के लिए अपने घर भेजती है। फिर हान तुरंत ही यहाँ घर आता है और चैन को उठाकर हॉस्पिटल लाने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में यहाँ चैन को होश नहीं आया होता है और रात भर जिया उसके लिए यहीं पर ही बैठकर सो जाती है। जब चैन की नींद खुलती है तो वो जिया को देखकर खुश होने लगता है और उसे फील होने लगता है कि जैसे वो जिया को अब लाइक करने लग गया है। फिर वो उसे किस करने के लिए नजदीक जाता है, पर तभी जिया जाग जाती है तो फिर वो जल्दी से दूर होता है और फिर उसके सर में चोट लग जाती है। फिर वो कहती है कि आखिर तुम मेरे नजदीक आकर क्या करना चाहते थे, ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? तो फिर ये कहता है कि तुम मुझे ब्यूटीफुल लग रही थी इसलिए देख रहा था। तो ये कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो याओ को पसंद करते हो ना, और ऐसे सिर्फ तुम उसे ही देखते हो। तो ये से क्लियर करता है कि आखिर मैंने याओ को कब ऐसे देखा, मैं उसे बस अपनी फ्रेंड मानता हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर चैन जिया से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है जो वो अब तक सोचती आ रही थी कि वो याओ को पसंद कर रहा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो फिर मैं ज़िंदगी भर खड़ा ना पाऊँ। तो ये जल्दी से उसका मुंह बंद करती है कि ऐसा मत बोलो, और सोचती है कि यानी मैं याओ से फालतू में लड़ रही थी, ये सोचकर कि ये उसे पसंद करता है। फिर यहाँ पर चैन तो जिया से अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेता है कि वो उसे लाइक करता है और उससे पूछता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो कि नहीं। तो ये कहती है कि अगर तुम करते हो तो करती हूँ। इस बात पर चैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मैं करता हूँ तो ही करती हूँ। फिर जिया उसे कुछ नहीं कहती और फिर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलकर इस बारे में सब कुछ बताती है। तो लूसी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों को सच्चा प्यार हो गया। तो जिया को यकीन नहीं होता, वो कहती है कि सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता, मैं उसकी इतनी केयर कर रही हूँ इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पर लूसी को इस बात से गिल्टी फील होने लगता है कि जिया ने गलती से उसकी जगह ड्रग ले ली थी, जबकि ये तो उसके लिए था, और इसी वजह से उसने और चैन ने गलती से नाइट स्पेंड कर लिए थे। लूसी अपने आप को ब्लेम करने लगती है तो जिया कहती है कि इसमें तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है, और वैसे भी मैंने चैन के साथ शादी करके एक अच्छी लाइफ गुजारी हूँ और इतने साल इतने अमीरी वाली लाइफ जी हूँ। फिर इसके बाद हॉस्पिटल से चैन को डिस्चार्ज करवा के जिया उसे घर ले आती है और यहाँ पर हान उसे लाने में मदद करता है और वो जिया को बता देता है कि चैन के पास चाकू रखा रहता है तो कहीं वो अपने आप को मारने की कोशिश तो नहीं करेगा। जिया इस बात से डर जाती है और फिर वो चैन के बेड के पास चाकू देख लेती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ तुम्हारा इतना ख्याल रख रही हूँ और तुम फिर भी अपने आप को मारना चाहते हो। तो वो उसे क्लियर करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था और ये तो बस फ्रूट काटने करने के लिए था। फिर वो रोने लग जाती है तो ये उसके आंसू चुप कराता है और कहता है कि अब गुस्सा मत हो, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसे करूँगा। फिर जिया कहती है कि हाँ, और आज रात हम लोग साथ में सोएंगे ताकि मैं तुम्हारे पे नज़र रख सकूँ, ताकि तुम कोई स्टूपिड हरकत ना करो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझे इसलिए लाइक करते हो क्योंकि तुम मेरे लिए ग्रेटफुल हो और अभी तुम डिसेबल हो इसलिए तुम ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन होते तो तुम मुझे लाइक नहीं करते। किस सुनते के साथ ही चैन जिया को किस कर लेता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें लाइक ना करता होता तो ऐसे किस नहीं करता। तो फिर जिया खुश जाती है और वो भी उसे किस करती है और बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया अपने जॉब पर गई होती है और दूसरी तरफ चैन अपना इंटरव्यू देने के लिए गया होता है नई जॉब ढूंढने के लिए, और यहाँ पर हान उसे ले जाने में मदद करता है और साथ ही साथ बाओ भी यहाँ पर होता है। तो चैन कहता है कि तुम बस मेरे बेटे का ख्याल रखो, और फिर वो अकेले अपना कंपनी में जाता है पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो डिसेबल है। फिर इसके बाद वो अपसेट होकर घर आता है। जब जिया को इस बारे में पता लगता है तो वो चैन से कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अकेले काम कर लूँगी और तुम बस अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ।
और फिर हम देखते हैं कि जिया और चैन का रिलेशन और अच्छा होते जाता है और फिर चैन के पैर भी ठीक हो जाते हैं और अब वो चलने लगता है। जिया ये देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर चैन जिया को अपने और अपने डैड के झगड़े के बारे में बताता है कि एक्चुअल में उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिए थे और मिस्ट्रेस लेकर आए थे। इस वजह से वो अपने डैड से नफरत करता था और इस वजह से वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि चैन के डैड को जब अपने ग्रैंडसन बाओ के बारे में पता लगता है तो वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हैं कि उनका ग्रैंडसन तो कितना क्यूट और इतना स्मार्ट भी है। तो फिर वो जिया से इस बारे में बात करते हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को वापस लेना चाहते हैं। जिया इसके लिए तुरंत ही मना कर देती है कि वो एक अच्छे डैड नहीं थे, उन्होंने चैन के साथ अच्छा नहीं करे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया इस बारे में हान को भी बता देती है कि उसकी मॉम एक मिस्ट्रेस थी और उनकी वजह से ही चैन की मॉम की मौत हुई है। इस वजह से ही वो उसके डैड को पसंद नहीं करता है। तो जब इस बारे में चैन के स्टेप ब्रदर हान और उसकी सिस्टर को इस बारे में पता लगता है तो वो लोग जाके डैड से इस बारे में झगड़ा कर लेते हैं कि उन्होंने ना अपनी पहली वाइफ के साथ अच्छा करे ना अपनी सेकंड वाइफ के साथ। फिर डैड गुस्सा होकर चैन के स्टेप मॉम को चिल्लाने लगते हैं कि देख लो तुम्हारा बेटा आज मुझसे कैसे बदतमीजी कर रहा है। तो फिर वो कह देती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ, तुमने मेरे साथ कभी कोई अच्छा काम नहीं करे हो, और वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया और चैन साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अब चैन जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है वो काफ़ी डिमांड में होता है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। और फिर अब चैन को रियलाइज़ हो जाता है कि जिया उसकी लाइफ में आई है, ये उसके लिए बहुत ही लकी बात है और उसके साथ ही उसने इतना सब कुछ अचीव किया है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।